Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start the new chapter number 3 of the first year book. जैसे मैंने कहा ताकि हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज चलेंगे, तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द चैप्टर 3 आफ्टर द चैप्टर नंबर 1. तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसको बाद में कवर करेंगे. तो चैप्टर नंबर 3 के सभी टॉपिक्स हम 1 बाय 1 जो है वो कवर करेंगे. तो चैप्टर नंबर 3 जो है इट्स ए वेरी स्मॉल चैप्टर, कह लें कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन स्कीम के मुताबिक ये जो चैप्टर है कई सालों से सिर्फ यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मशहूर है. यानी इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जहन में रखना है कि इस चैप्टर की तैयारी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के एतबार से करनी है. तो लेकिन ये चैप्टर इस लिहाज से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से ये एंट्री टेस्ट में इंक्लूडेड है. तो आपने इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, और ये कि इसको जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तैयार करना है तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने. तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. तो आज इस चैप्टर 3 का पहला जो है वो लेक्चर है, दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3. और चैप्टर नंबर 3 क्या है? एंजाइम्स. एंजाइम्स तो एंजाइम्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स होते क्या है. ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम्स? व्हाट आर एंजाइम्स? ठीक है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और आपका पहला कॉन्सेप्ट भी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं. यानी ये आपका पहला कॉन्सेप्ट भी है और आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है. तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर very important group of proteins which are called globular proteins. Enzymes are important group of proteins, important group of proteins, important group of proteins. कौन सी प्रोटीन्स? ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं. ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव. यानी ये एक्टिव प्रोटीन है जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिव, और इनका काम क्या है? दे एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन. दे एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन. ए केमिकल रिएक्शन tremendously. और tremendously का मतलब होता है बहुत ज्यादा. कितना ज्यादा? tremendously यानी up to million times, up to या कह लेंगे more than million times, more than million times, than million times. Or they speed up the chemical reaction tremendously, more than million times, without being used.
without being used up in a chemical in the reaction, used up in the reaction, used up in the reaction। तो ये जनाब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, कि मैंने बोर्ड पे इसीलिए लिखी है ताकि आपको एंजाइम के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। सबसे पहला क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो एंजाइम का ही है, और ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एंजाइम्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन्स की डिफरेंट जो है टाइप्स पढ़ी हैं, तो उसमें एक टाइप जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो एंजाइम्स आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपने पढ़ लिया है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्चुअली 3D प्रोटीन्स होती हैं। 3D यानी 3 डायमेंशनल यानी वो चीज जिसकी आप हाइट को, आप इसकी विड्थ को और इसकी जो लेंथ है, तीनों चीजों को देख सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, उसको 3D कहते हैं। जैसे यानी ये एक मेरे पास, या ये कह लें कि ये एक डस्टर है मेरे पास, ये 3D स्ट्रक्चर है क्योंकि इसकी हाइट भी है, इसकी विड्थ भी है और इसकी लेंथ भी है। यानी विड्थ भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है, और इसकी 3 साइड्स हैं, यानी तो इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसी तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, जिसमें जो अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं, अमाइनो एसिड की चेन्स, ये अमाइनो एसिड की चेन्स जो हैं, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड, इस तरह से फोल्डेड होती हैं, और फोल्ड होने के बाद ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक्चुअली टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की शेप बनती है, समटाइम ये स्फेरिकल होती है, कोई भी शेप हो सकती है, जैसे गोल गेंद की तरह है। तो these are globular protein। तो enzymes are basically globular protein। They are very important group of proteins which are called globular proteins, और which are biological active, यानी ये एक्टिव प्रोटीन है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा ले सकते हैं। एंड दे एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन ट्रीमेंडसली। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फर्ज करें एक केमिकल रिएक्शन है, A+B, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, और इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन गया, 2 प्रोडक्ट बन गए C+B। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं, और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये रिएक्शन बगैर किसी हेल्प के हो जाएगा, पर इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो होगी। लेकिन अगर हम इसमें एक प्रोटीन ऐड कर देते हैं, जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन या एंजाइम है, तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है ये मिलियन टाइम ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर एक रिएक्शन 1 मिलियन मिनट्स में कंप्लीट होता है, तो जब हम उसमें एंजाइम डाल देते हैं, एंजाइम डालने के बाद ये 1 सेकंड में, यानी पहले मिलियन सेकंड में ये कंप्लीट होता था, अब एंजाइम डालने के बाद ये 1 सेकंड में। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि एंजाइम जो हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस हद तक तेज कर देते हैं, एंड विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम हमने इस रिएक्शन में ऐड किया है, उसने इस रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ट्रीमेंडसली इंक्रीज कर दिया है। लेकिन रिएक्शन जब खत्म होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो ये एंजाइम जैसे हमने डाला था वैसे ही हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप तो करता है पर इसके अंदर यूज नहीं होता। रिएक्शन के एंड पर हमें वैसे ही मिल जाता है जैसे हमने डाला। तो ये है यानी एंजाइम का कंसेप्ट। एंजाइम की जो पहली, जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एंजाइम का कंसेप्ट भी है कि एंजाइम्स क्या है। अच्छा,
ये जो एंजाइम्स हैं, यानी एंजाइम जैसे मैंने कहा कि दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स, और प्रोटीन किससे बनी होती हैं? अमाइनो एसिड की चेन्स। ठीक है, फर्क करें कि हमारे पास एक एंजाइम है ये, और ये अमाइनो एसिड की चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्डेड है, तो ये क्या है? ये एक एंजाइम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो इसका जो सारे का सारा पोर्शन होता है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ इसका एक थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जो कि चंद अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। यानी फर्ज करें ये जो है, ये अमाइनो एसिड जहां पे जो मौजूद हैं, जो मैंने अभी बनाए हैं जो रेड कलर में, ये अमाइनो एसिड जो हैं ये एक खास एरिया बनाते हैं। ये वो एरिया होता है जो कि यानी एंजाइम का वो पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये वाला जो पार्ट है ये एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हिस्सा नहीं लेता, बल्कि ये जो जितने भी अमाइनो एसिड हैं ये सारे के सारे एंजाइम की बॉडी को बनाते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा कौन से ले रहे? ये वाले, यानी ये जो चंद एक अमाइनो एसिड हैं और ये जो एरिया है सिर्फ यही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। तो ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या है कि जब हम आप बताएंगे कि नॉट ऑल द पार्ट, या यानी कि नॉट ऑल द एंजाइम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, बट द कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम का जो रिएक्शन को तेज करना, ये एक्टिविटी जो है ये एक छोटे से एरिया तक महदूद रहती है। The catalytic activity of an enzyme is restricted to this part only, यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सिर्फ इस एरिया तक महदूद रहती है, और सिर्फ यही एरिया होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और ये चंद अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्टिव साइट के एक्टिव साइट का। नौ उसके बाद प्रोसीड करेंगे फर्दर कि जो फर्दर तीसरा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कोफैक्टर, वो है कोफैक्टर। ये तीसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब ये जो कोफैक्टर है ये क्या चीज है, इसका भी कंसेप्ट समझे। यानी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन सब बता रहा हूँ, लेकिन आपको इनका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यानी अगर आपने फर्ज करें रट्टा भी लगाना है तो आपको यानी ये जो कहते हैं ना कि इसकी समझ जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। अच्छा, तो कोफैक्टर क्या है? देखें, एंजाइम जो है जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ज़्यादातर जो एंजाइम है इस तरह से, ज़्यादातर जो एंजाइम है ये प्रोटीन ही के बने होते हैं, अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं, और इसी तरह से अपना काम चलाते हैं, यानी इसी तरह से अपना। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि जिनको प्रोटीन के अलावा एक छोटे से नॉन प्रोटीनस पार्ट की भी ज़रूरत होती है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर इसका मैं आपको ये फर्क करें, हमारे पास एक एंजाइम, ये मैंने इस तरह से बना कि हमारे पास एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है इसका ये वाला हिस्सा जो है ये एक्टिव साइट है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो ये, ठीक है। बाकी जो है बाकी सारा जो है ये एंजाइम के बल्क जितना भी है ये एंजाइम की बॉडी है, एंजाइम का स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने कहा कि हर एक एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना है, और इसी से
यानी अपने इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर से ही अपना काम चलाते हैं। बट देयर आर सर्टन एंजाइम, कुछ बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनमें यानी प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है। यानी ये फर्क करेंगे, ये जो है ये समझने के ये जो है ये पार्ट जो कि मैंने अभी ब्लू कलर में बनाया है, ये इस एंजाइम का नॉन प्रोटीनस पार्ट है, यानी ये प्रोटीन नहीं है। और ये इसलिए है कि ये जो एंजाइम है इसका जो फंक्शन है वो इसके बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता। इस एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस नॉन प्रोटीनस पार्ट की ज़रूरत हर सूरत है। और इस नॉन प्रोटीनस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं, जो कि यानी कह लें कि नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, लेकिन एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। आप देखें ये जो कोफैक्टर, ये इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और फर्ज करें इसके साथ एक यानी कह लें कि ये एंजाइम है, तो एंजाइम के साथ ये एंजाइम इसके साथ यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट जो है वो ये अटैच है इस तरह से। सबस्ट्रेट जो है ये इसके साथ अटैच हो गया एंजाइम के साथ। तो ये जो यानी यहाँ पे नॉन प्रोटीनस पार्ट जिसको हम कोफैक्टर कह रहे हैं, ये इन दोनों के दरमियान में ब्रिज का काम करता है। यानी इसके और इसके दरमियान में ब्रिज का काम करता है। और समटाइम ये जो केमिकल रिएक्शन होना होता है उसके लिए ये जो कोफैक्टर है ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कोफैक्टर के कोफैक्टर क्या है, ये तीसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। 9 अब हम ये जो कोफैक्टर है इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। ये जो कोफैक्टर है जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, यानी ये जो कोफैक्टर्स होते हैं नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्टिवेटर, नंबर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप, और नंबर 3 कोएंजाइम। और गाइस ये तीनों जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अपने तीनों को अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिवेटर के। एक्टिवेटर क्या है? देखिए ये फर्ज करें हमारे पास एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम को ये जो है एंजाइम इसका यानी इसमें एक नॉन प्रोटीनस पार्ट है जो एक कोफैक्टर कहलाएगा। फर्ज करें ये जो है ये नॉन प्रोटीनस पार्ट। अब ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, लेकिन कोफैक्टर जैसे मैंने कहा 3 तरह के होते हैं। एक ऐसा कोफैक्टर होता है जो कि अमूमन क्या होता है, ये मेटालिक आयन होता है, यानी मेटल आयन, या इसको यानी हम कैथोड भी कह सकते हैं, कैटाइन भी कह सकते हैं। कैटाइन यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी ये मैग्नीशियम हो सकता है, फिर इसके अलावा फेरस हो सकता है, जिंक हो सकता है, ठीक है, फेरस हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ये सारे ये क्या है, कैटाइन। यानी जब कोफैक्टर जो है वो किसी कैटाइन की सूरत में हो, और दूसरी बात कि वो इनऑर्गेनिक हो, यानी ऑर्गेनिक तो वैसे ही होगा, इनऑर्गेनिक है। और तीसरी बात ये है कि ये डिटैचेबल है, और डिटैचेबल का मतलब होता है कि ये जो हम यानी ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है
इसको जब चाहे इसको लगाया जा सकता है और जब चाहे इसको हम उतार सकते हैं। यानी कि डिटैचेबल का मतलब है कि इसको जब चाहे। इसका असल में काम क्या है? एक्टिवेटर का जो वर्ड होता है, एक्टिवेटर का मतलब होता है ऐसी चीज जो दूसरे को एक्टिवेट करे। यानी अगर फर्ज करें एंजाइम जो है वो काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, ठीक है, तो क्या है कि इसका ये जो फैक्टर कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर इसका हमने रिमूव कर दिया। जब इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया है तो अब ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया, यानी ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसके साथ इसको लगाना पड़ेगा। यानी जब हम इसको लगाएंगे तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो एक्टिवेटर क्या चीज है? एक ऐसा कैटाइन, अमूमन कैटाइन होता है जिसको एंजाइम के साथ हम लगा भी सकते हैं। ये डिटैचेबल होता है और जब हम इसको लगाते हैं तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है और जब हम इसको उतारते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ये तो हो गया एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के बाद हम बात करेंगे इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली जो है ये एंजाइम्स के लिए भी यूज होता है और बहुत सारी दूसरी प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम से भी प्रोटीन है और भी बहुत सारी प्रोटीन है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है या बहुत सारी, ये भी एक प्रोटीन है। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसकी ये है तो ये कोफैक्टर, पर ये किस तरह का कोफैक्टर है? ये ऐसा कोफैक्टर है जो कि प्रोटीन के साथ या एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से उसके साथ इस तरह से बॉन्डेड है। यानी ये जो है, ये फर्क करें यहाँ पे है ये, तो ये इसका हिस्सा, यानी ये जो इसका हिस्सा है और ये इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है और इसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हम एक्टिवेटर को अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये जो यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये किसी भी एंजाइम या किसी भी प्रोटीन का मुस्तकिल पार्ट होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर इसकी 4 चेंज होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेंज, 2 अल्फा और 2 बीटा चेंज हैं। लेकिन इसके अंदर एक हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप जिसके अंदर फेरस होता है। ये जो हीम ग्रुप इसके सेंटर में होता है, इसी वजह से इसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीम ग्रुप होता है और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो यानी इसका ये हीम ग्रुप है, ये इसके साथ मुस्तकिल जुड़ा हुआ है, ये इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक तो किसका? हीम ग्रुप, जिसको हीम ग्रुप। तो ये प्रोस्थेटिक की एक एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। उसके बाद हम बात करेंगे कोएंजाइम। तो कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम असल में जो है वो कोफैक्टर ही है और एंजाइम के साथ इस तरह से अटैच होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोफैक्टर जो है ये यहाँ पे फर्क करेंगे, यहाँ पे ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर जो कोएंजाइम वाला है, जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं, ये कोफैक्टर जो होता है ये लूजली अटैच होता है, यानी कि इसको हम अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर इसमें और जो एक्टिवेटर था उसमें क्या फर्क है? एक्टिवेटर में क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये वो इनऑर्गेनिक कैटाइन्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक। यहाँ पे जो कोएंजाइम होता है ये एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, यानी ये ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम होता है और ये लूजली अटैच होता है, यानी कि इसको किसी वक्त भी इससे अलग भी किया जा सकता है।
तो ये जो कोएंजाइम है इसकी अब बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, इसी तरह से NADP निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये क्या है? ये कोएंजाइम्स हैं। ये कोएंजाइम्स हैं और जो रेस्पिरेशन का अमल होता है जब यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हैं ये कोएंजाइम हैं जो उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज यानी जो हम रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं, तो उस रिएक्शन में ये एज कोएंजाइम का असल में जो काम होता है ये होता है कि ये एंजाइम के साथ पहले यानी जो है उसके स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं एंजाइम के साथ, फिर एंजाइम को तैयार करते हैं और फिर एंजाइम अपना काम करता है, यानी इनके बगैर एंजाइम काम नहीं करता। ठीक है, इनके बगैर जो है एंजाइम नहीं काम कर सकता। तो ये पहले एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद एंजाइम जो है वो काम करता है। तो ये है कोएंजाइम। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की जो एंजाइम के मुताल्लिक है, और वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एपोएंजाइम एंड हॉलो एंजाइम। एपोएंजाइम एंड हॉलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एपोएंजाइम एंड हॉलो एंजाइम, इन दोनों में फर्क है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत दफा आया हुआ है बुक में। देखिए, अभी हमने बात की थी कि एक एंजाइम है, फर्ज करें ये एंजाइम है और इसका ये है ये कोफैक्टर है जो इसके साथ जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है। अगर फर्ज करें हम ये कोफैक्टर रिमूव कर दें यहाँ से, यानी ये जो है एक्टिवेटर है, फर्ज करें इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो अब क्या हुआ? ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया, अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ऐसे एंजाइम को जिसके साथ उसका जो यानी कोफैक्टर है या कोएंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसको अलग कर दिया जाए तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे इनएक्टिव एंजाइम को हम एपोएंजाइम कहते हैं, इसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। जबकि अगर हम इसी को यानी इसी को इसमें दोबारा लगा देते हैं, फर्ज करें इसमें हम दोबारा लगा देते हैं और जब दोबारा लगाते हैं तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ऐसा एंजाइम जो एक्टिव हो और उसके साथ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम या कोफैक्टर जो है वो लगा हुआ हो और वो एक्टिव हो और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो ऐसे एंजाइम को हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम को हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया यानी हॉलो एंजाइम और एपोएंजाइम का फर्क। अब इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है और वो है अकरेंस ऑफ एंजाइम, वो है अकरेंस ऑफ एंजाइम। अकरेंस ऑफ एंजाइम, अब अकरेंस ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एंजाइम्स की अकरेंस कैसे होती, यानी सेल में एंजाइम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनेल है, ये राइबोसोम, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्गेनेल है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। फर्ज करेंगे अगर प्लांट का सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये ऑर्गेनेल्स होंगे डबल मेम्ब्रेनस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया,
सेल का स्ट्रक्चर और इसमें मौजूद कुछ ऑर्गेनेल। तो सेल में एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? पहला जो अग्रेंस पॉइंट है वो है इसका साइटोप्लाज्म, यानी जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको फौरन यूज़ किया जाता है कि अमूमन इस साइटोप्लाज्म में। तो नंबर 1 पॉइंट कौन सा है अकरेंस का? साइटोप्लाज्म। दूसरा कि अगर फर्ज करें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, तो उस केमिकल रिएक्शन के मुतल्लिक जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो उसी जगह पर होते हैं, उस ऑर्गेनेल में होते हैं जहां पे वो रिएक्शन हो रहा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यानी ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा है कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, यानी इनके अंदर प्रोटीन बनती है, सेल की सारी प्रोटीन इन्हीं के अंदर बनती है। तो जो एंजाइम्स यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लें वो कहाँ पे पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि जो एंजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस है। इसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी अगर ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है ये कहां पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस रिएक्शन में जितने एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इस रिएक्शन यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया में वो तमाम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं। तो एमसीक्यू अगर आ जाए कि वो तमाम जो एंजाइम्स हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल पे होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है। तो फोटोसिंथेसिस में जितने भी केमिकल जो एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो ये थी अकरेंस यानी कि जो है वो जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट चले आज का लेक्चर यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि फिर ये है कि उसमें ज़रा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इसके बाद जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात करेंगे। तो होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई हो। गाइस जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इसके जो वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जितने भी वो का आपके साथ हैं या कहीं और दूसरे सिटी में हैं दूसरे पर, उनको ज़रूर ये सेंड करें, यानी उनको ये लेक्चर्स ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो जैसे कहते हैं कि जो बेल का आइकॉन होता है उसको लाजमी प्रेस करें। और अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ वीडियो का नाम लिखें, जैसे एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम हमारा आज का टॉपिक था, तो इसके साथ लिख दें मेरा नाम बाय डॉक्टर मोहम्मद अनवर, बाय डॉक्टर मोहम्मद अनवर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, अगर आपको सर्च में नहीं मिल रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आसान तरीन तरीका है कि आप सिर्फ अपने टॉपिक का नाम लिखें, आगे लिखें बाय डॉक्टर मोहम्मद अनवर, तो वो लेक्चर आपको फौरन आ जाएगा आपके जो है साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।